नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं द साइलेंट पेन अनकही कहानियाँ। दोस्तों, मेरी आज की कहानी है पुनर्जन्म, जिसका दूसरा भाग आप सब सुन चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं इस कहानी के तीसरे भाग की ओर। अदिति को बहुत समझाया गया और ये बताया गया कि उससे कहा जाता है कि ये सब जो तुम सोच रही हो वो गलत है, जो तुम बोल रही हो वो गलत है। तुम हमारी बेटी हो, तुम सावित्री की बेटी हो, दीनदयाल की बेटी हो, तुम ऋषिकेश की रहने वाली हो और तुम इसी परिवार का एक हिस्सा हो, बाकी और कुछ नहीं। बाकी जो कुछ भी तुम बोल रही हो वो सब गलत है, तुम्हारी सोच है। लेकिन अदिति इस बात से इनकार करती है और वो बार बार फिर से, हर वक्त हर क्षण बस यही बोलती रहती है कि वो वृंदावन जाएगी, वो वृंदावन की रहने वाली है। वृंदावन में उसका ससुराल है, उसका भरा पूरा परिवार है, उसका पति है, उसके बच्चे हैं, उसके सास ससुर हैं और बहुत कुछ। और हर बार यही बातें बोल बोलकर सबको और परेशान करती रहती है। एक अटल विश्वास के साथ अदिति सिर्फ और सिर्फ वृंदावन का ही नाम जपती है और ऐसे ही समझाते बुझाते, लड़ते झगड़ते काफ़ी दिन, काफ़ी महीने बीत जाते हैं। एक दिन सावित्री अदिति के नाम की पूजा कराने के लिए पास के कृष्ण मंदिर में गई और अदिति के नाम का चढ़ावा चढ़ाती है। उसी मंदिर में एक महिला से सावित्री की भेंट होती है। वो महिला सावित्री से बातचीत करने लगती है और कुछ ही पल में सावित्री से इतना घुल मिल जाती है कि सावित्री अपनी बेटी के बारे में उस महिला को सब कुछ बता देती है। उस महिला के मन में सावित्री के प्रति बहुत ही दया भाव आता है और वो अदिति से मिलना चाहती है। सावित्री से कहती है कि बहन, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं, क्योंकि मैं तुम्हारे उस बेटी से मिलना चाहती हूँ जो कहती है कि वो तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि कोई और है। सावित्री बिना सोचे समझे और बिना ऑब्जेक्शन किए उस महिला को अपने घर ले आती है। महिला घर आने के बाद सावित्री के साथ साथ उसके पूरे परिवार में मिलती है। तब उस महिला ने बताया कि वो एक टैरो कार्ड रीडर है जो हिप्नोटाइज करके दिमाग को पढ़ लेती है। उसने वो पढ़ाई की है और अदिति से वो इसलिए मिलना चाहती थी कि अदिति के मन की बात को जान सके कि क्या वो सच बोल रही है या फिर उसके दिमाग का सिर्फ एक कहानी है और खुद के दिमाग में रचा हुआ ये एक परिवार। जब पूरे घर वाले ये बात जान जाते हैं कि वो महिला दिमागी डॉक्टर है तो वो सब अदिति से उसको मिलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब महिला अदिति के बेडरूम में जाती है, अदिति को देखती है और उससे मिलती है, तब अदिति से कहती है कि मेरा नाम छाया है और मैं यहीं कानपुर की रहने वाली हूँ। तुम मुझे अपनी दोस्त समझ सकती हो। मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। सुना है कि तुम अपने ससुराल के बारे में कुछ कहना चाहती हो। अदिति पूछती है कि क्या बात है। छाया कहती है कि यही कि तुम्हारा वृंदावन में ससुराल है, तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा पति है, बच्चा है और तुम वहाँ जाना चाहती हो, मगर ये लोग तुम्हें नहीं ले जा रहे हैं। देखो अदिति, अगर तुम मुझे सविस्तार अपनी बात बताओगी तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे ससुराल तुम्हें ले जाऊंगी। अदिति को ये लगता है कि चलो कोई ना कोई तो उसे समझता है, कोई है जो मुझे मेरे ससुराल पहुंचा सकता है, मुझे मेरे घर ले जाएगा, कोई तो है जो मुझे समझ रहा है। इतना सोचकर वो उस महिला को यानी छाया को अपनी सारी बात बताना शुरू कर देती है और फिर से वही सारे किस्से दोहराती है जो उसने सभी से कहा था कुछ महीनों पहले एक दिमागी डॉक्टर को और पूरे घर वालों को बताया था। छाया अदिति की बात सुनती रहती है और अदिति बिना सांस लिए, बिना चुप रहे, एक ही सांस में बस बोलती ही जाती है।
अदिति ने छाया को फिर से वही सारी बात बताना शुरू कर दिया जो वो काफ़ी महीनों सालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। अदिति ने बताया कि उसका नाम अदिति नहीं सुलोचना है और वो वृंदावन की रहने वाली है। वृंदावन में उसका ससुराल है जो कि बहुत धनी है। उसके पति के पास बहुत ज़मीन और पैसे हैं। उसके घर में बहुत सारे बकरी, एक गाय और भैंस है। उसके घर में काफ़ी नौकर चाकर हैं और उसके पति बहुत ही पैसे वाले हैं। अदिति ने यह भी बताया कि उसके परिवार में उसकी सास ससुर, उसका देवर, उसके जेठ और उसकी जेठानी साथ रहते हैं। उसके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। और उससे पहले एक बच्चा उसका मरा हुआ पैदा हुआ था जो कि सर्जरी से हुआ था। छाया ने उससे पूछा कि सर्जरी का मतलब जानती हो? तो अदिति ने बताया कि हाँ, मेरी सर्जरी हुई थी तो मैं क्यों नहीं जानूंगी। उसने बताया कि उसकी सर्जरी का निशान उसके पेट पर है, वो चाहे तो देख सकती है। छाया ने उसके पेट पर बने उस सर्जरी के निशान को भी देखा और अदिति ने बताया कि बदकिस्मती से सर्जरी से हुए बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। फिर उसके बाद उसका बेटा हुआ और फिर उसके बाद उसकी बेटी। अदिति ने और भी बहुत कुछ बताया। उसने बताया कि उसके घर में एक कुआं है और वो हर रोज़ वो उस कुएं से पानी निकाल कर नहाती थी और तुलसी माँ को जल चढ़ाती थी। उसके आंगन में बहुत बड़ा तुलसी का पौधा है जिसमें उसने पीले कलर की चुनरी बांधी हुई है और वो हर रोज़ उस तुलसी माँ की पूजा करती है। घनघोर की पूजा में वो बड़े ही श्रद्धा भाव से व्रत करती थी और तुलसी की पूजा किया करती थी। घनघोर उसके घर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। उसने बताया कि उसके पति को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। गाजर का हलवा खाने के लिए सुलोचना से लड़ जाते थे और गुस्सा भी हो जाते थे। हर एक छोटी छोटी बात अदिति ने ऐसे बताई जैसे कि सच में वो उस घर की बहू हो। छाया बिना कुछ बोले, बिना सवाल किए बस उसकी बात सुनती जा रही थी और छाया भी उस कहानी में ऐसे खो गई थी जैसे मानो कि उसके सामने कोई 13 साल की बच्ची नहीं बल्कि एक घर की वयस्क और समझदार बहू बैठी हो और अपने घर की बातें बता रही हो। छाया ने जब अदिति के ससुराल का यानी सुलोचना के ससुराल का जाने का वृंदावन से रास्ता पूछा तो उसने बिल्कुल स्पष्ट सीधा सीधा सब बता दिया। अदिति ने कहा कि मैं स्टेशन से उतरकर अपने घर अकेले जा सकती हूँ और रास्ते में पड़ने वाले हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद और हर एक मीनार के बारे में वो जानती है और उसने स्पष्ट सब कुछ बिल्कुल सही सही बताया। उसने बताया कि वृंदावन में कृष्ण मंदिर है और कृष्ण मंदिर के बगल में ही एक गली जाती है। वो गली कुछ दूर जाकर एक मैदान में परिवर्तित हो जाती है और उसी मैदान में सुलोचना का घर है। सुलोचना का घर बहुत ही बड़े जगह में बना है, बिल्कुल एक हवेली की तरह, जिसके घर के आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बाहर की तरफ एक बहुत बड़ा गार्डन है। उस गार्डन में हरे हरे घास होते हैं और सुंदर सुंदर फूल। सुलोचना ने यह भी बताया कि वो हर शाम अपने पति के साथ उस गार्डन में बैठकर चाय पिया करती थी और अपने पति से नोक झोंक की बातें किया करती थी। अदिति ने छाया को घर के सभी सदस्यों के नाम बता डाले मगर अपने पति का नाम नहीं बोला। छाया ने इसका कारण पूछा तो वो शर्मा गई और उसने कहा कि हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। छाया ने कहा कि ठीक है, अगर नाम नहीं ले सकती हो तो तुम लिख कर बता सकती हो। अदिति ने एक कागज़ कलम उठाया और अपने पति का नाम उस पर लिखकर छाया को पकड़ा दिया। उस पर लिखा था, मेरे प्राण प्रिय, मेरे पति परमेश्वर दामोदर दास। छाया ने फिर अदिति से बातों बातों में उसके पति का होलिया पूछा। उसने कहा कि अच्छा बताओ, कैसे दिखते हैं तुम्हारे पति? तो अदिति ने तुरंत अपने पति का पूरा होलिया बता दिया। उसने बताया कि उसके पति लंबे हैं और गोरे हैं, उनकी भूरी आंखें हैं और वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं। वो एक स्कूल में अध्यापक हैं
और पढ़ाई करने की वजह से उनको पढ़ाई वाला चश्मा लगा है। अदिति ने बताया कि उसके पति के कान के पास एक लाल तिल है और वो बहुत गोरे हैं, उससे ज़्यादा गोरे, जिसकी वजह से वो तिल उभर कर उनके चेहरे पर दिखता है। फिर छाया ने पूछा, और क्या क्या जानती हो तुम? अदिति ने कहा, मेरे पति को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और हमारे कमरे में एक अलमारी भर के किताबें रखी हैं जो बहुत सी कहानियों की हैं। मेरे पति को कहानियों वाली किताबें बहुत पसंद थी। वो बाज़ार से बहुत सारी किताबें खरीद कर घर पर ला कर रखते थे और मुझसे पूरी किताबों की अलमारी और किताबों को रोज़ रोज़ साफ करवाते थे। इस बात पर मैं हमेशा बिगड़ भी जाती थी। हमारी ऐसी नोकझोंक तो चलती रहती थी। अदिति ने कहा कि हमारे घर में रात में सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अंदर बंद कमरे में अदिति और छाया की बातें हो रही थी और बाहर पूरे घर वाले इसी ताक में बैठे थे कि छाया बाहर आए और उनको अदिति के बारे में बताए कि क्या छाया से अदिति ने और भी कुछ कहा, और भी कुछ बताया। आखिर सच क्या है? जो अदिति बोल रही है वो है, या फिर जो वो लोग सोच रहे हैं वो सच है? बाहर कमला, सावित्री, दीनदयाल और पूरे परिवार यही सोच में डूबा हुआ था। कमला अपने पूरे परिवार के साथ अदिति के घर चली आई थी, ये जानने की अब अदिति की हालत कैसी है। सावित्री तो बहुत ज़्यादा परेशान थी और रोई जा रही थी कि कमला उसे समझाती है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कहती है कि फिक्र मत करो। जैसे तैसे कमला ने सावित्री को आश्वासन दिया और कुछ खिलाया पिलाया, क्योंकि 2 रोज से सावित्री ने अदिति के फिक्र में खाना तक नहीं खाया था। बाहर बैठे बच्चों की भीड़ और उस भीड़ में बैठी मुग्धी ने पूछा, आखिर अदिति को हुआ क्या है और वो अंदर आंटी क्या कर रही हैं? प्रार्थना ने मुग्धी को समझाते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अदिति दीदी को कुछ नहीं हुआ, वो जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम्हारे साथ खेलेगी। अभी तुम जाकर खेलो बाहर। कुछ समय के इंतज़ार के बाद अदिति और छाया दोनों कमरे से बाहर आते हैं। छाया सबसे मिलती है और ये कहती है कि अदिति को थोड़ा समय दीजिए। मैंने उसकी पूरी बात सुनी, शायद वो कुछ समय बाद ये सब भूल जाए, लेकिन मैं आप लोगों को ही स्पष्ट कर दूं कि ये अदिति का पुनर्जन्म है। ये बात सुनते ही सारे परिवार वाले सन्न रह गए। सबके पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। जो उन्होंने सोचा भी नहीं था वो बात अचानक उनके सामने आ जाती है। अदिति का पुनर्जन्म सुनकर सब स्तंभ रह जाते हैं। तभी सावित्री बोल पड़ती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पुनर्जन्म ये सब पुरानी बातें हैं, हम ये सब नहीं मानते, हम इस पर भरोसा नहीं रखते। कमला ने भी कहा, हाँ छाया, ऐसा नहीं हो सकता, ये पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। जो जिंदगी होती है वो यही होती है और एक ही होती है। वो छोटी सी बच्ची जो कुछ भी बोल रही है वो सिर्फ उसके दिमाग का वहम है, या फिर वो पागल हो चुकी है। तब छाया ने उन सबको विस्तार से बैठा कर समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी करोड़ों में से एक ऐसा इंसान निकल जाता है जिसका इस दुनिया में पुनर्जन्म होता है। कुछ ख्वाहिशें, कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं जिसकी वजह से उसे पूरा करने के लिए उसे अगला जन्म लेना पड़ता है। और ये चीज़ें हम लोगों ने पुराणों में पढ़ी भी है, इस बात को हम झुठला नहीं सकते। अदिति जो कुछ भी कह रही थी वो उसके दिमाग का वहम नहीं है। अगर वो उसके दिमाग का वहम होता तो वो बार बार क्यों दोहरा रही होती वही एक बात। उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि ये सचमुच बहुत ही अजीब था। छाया ने कहा कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आप सबकी मर्जी, आपकी बेटी है, आप जैसा ठीक समझे वैसा कीजिए। पर मैं इतना ही कहूँगी कि अदिति को वापस लाने का और उसे ज़िंदा रखने का बस एकमात्र तरीका यही है कि जो कुछ भी वो कह रही है उस पर गौर किया जाए, तब जाकर वो ठीक हो सकेगी। अगर उसकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो अपनी जान भी दे सकती है। नियति यही है
और नियति किसी भी इंसान से कुछ भी करा सकती है। हम समय को और नियति को पीछे भूल कर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बढ़ भी गए तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। छाया ये सब कुछ समझाकर पूरे परिवार वालों से विदा लेती है और घर से चली जाती है। ये भी कहती है कि अगर उन लोगों को छाया की ज़रूरत हो तो उससे कांटेक्ट करें और साथ ही अपने घर का एड्रेस भी बताएं। भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी रखने वाली छाया की बात सुनकर घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो छाया की बातों पर विश्वास करने लगते हैं। उन्हीं सब चीज़ों की वजह से अदिति की हालत देखते हुए वो ये डिसाइड करते हैं कि छाया जो कुछ भी कह रही है उस पर अमल करना ज़रूरी है। मगर उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या वो सच है या झूठ, क्योंकि ये सब पता करने के लिए पूरे परिवार को वृंदावन जाना पड़ेगा और वृंदावन के उस घर जाना पड़ेगा जिस घर का जिक्र वो कर रही है। और हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो और पराये लोगों को इसमें शामिल करके कहीं परिवार अपना मजाक ना बना ले। मगर इसके अलावा परिवार वालों के सामने और कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। हिम्मत ना जुट पाने की वजह से हफ्ते 2 हफ्ते बीत चुके थे। फिर एक रात हुआ यूं कि अदिति घर से फिर से भाग जाती है और इस बार वो अपने ससुराल जाने के लिए नहीं भागती, बल्कि वो खुद की जान लेने के लिए घर से भागती है। वो इस बार घर में नहीं रहना चाहती और ना ही इस दुनिया में। अदिति अपनी दिमागी परेशानी से इतना परेशान हो गई थी कि वो मरने तक का फैसला कर चुकी थी और घर से भाग गई, बिना किसी को बताए, बिना किसी को कुछ कहे। अदिति घर से निकलकर सीधा घाट पहुंचती है। यहाँ जब पूरे घर में अदिति का कोई पता नहीं चलता, तब घर में सभी लोग फिर से परेशान हो जाते हैं और अदिति को ढूंढने के लिए निकलते हैं। घर में अदिति का कुछ पता नहीं चलता है और सभी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बार आती ससुराल के लिए नहीं निकलती, बल्कि अपनी जान देने निकलती है। जब अदिति को लगा कि उसके परिवार से उसकी भेंट नहीं हो पाएगी और ना ही अपने परिवार में वो कभी जा पाएगी, तो उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। गंगा किनारे शाम के समय, जहाँ पर भीड़ कम हो रही थी, बस कुछ ही लोग नजर आ रहे थे। अंधेरा हो चुका था और अदिति पानी में खुद को डुबोकर बैठी हुई थी। वो पूरी तरह से पानी में भीग चुकी थी, पर अदिति की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो गंगा में छलांग लगाए। बस बैठकर रोए जा रही थी और अपनी पुरानी बातों को याद कर रही थी। इधर कमला के बेटे और कमला का पूरा परिवार बहुत परेशान था और अदिति को हर जगह ढूंढ रहा था। अंततः अदिति ने फैसला किया कि अब वो सच में पानी में अपनी जान देगी। मगर जैसे ही अदिति पर छलांग लगाना चाहा, उसे किसी ने पीछे से पकड़कर खींचा और ज़मीन पर फेंक दिया। अदिति को ज़मीन पर गिरने से चोट भी आ गई और जब उसने पलटकर देखा तो एक आदमी, जिसकी उम्र कुछ 20-21 साल होगी, वो दिखाई दे रहा था, जिसने शायद अदिति को बाहर खींचा था। अदिति ने गुस्सा करते हुए उसे डांटा और कहा कि आपने क्यों बचाया मुझे, मर जाने दिया होता, और इतना कहकर वो रोने लगी। अदिति की बात सुनकर उस आदमी ने अदिति को उठाकर एक सूखे पत्ते पर बिठाया और उसे अपना रुमाल देकर खुद को सुखाने के लिए कहा और खुद कुछ दूर पर बिक रहे गरम गरम चाय को खरीदने चला गया। जब वो लौट कर आया तो उसके हाथों में चाय की 2 कुल्हड़ थी। एक उसके अदिति को दिया और दूसरा खुद। चुस्कियां लेते हुए बोला, तो मरना क्यों चाहती थी? इतना कहकर वो अदिति के करीब बैठ गया। अदिति उसे गुस्से में घूर रही थी, मगर कुछ कह नहीं पा रही थी और वो आदमी भी अदिति से कुछ नहीं कह पा रहा था, बस चाय पिए जा रहा था। अदिति ने सोचा कि बहुत ही अजीब आदमी है, ना कुछ बोल रहा है और ना शायद कुछ सुनना चाहता है। तो अदिति भी काफ़ी लंबे समय तक चुप रही और दोनों एक साथ बैठे तो रहे,
मगर बिल्कुल शांत, बिना किसी से कोई बात किए। चाय खत्म करने के बाद उस आदमी ने अदिति से कहा, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहती हो और यहाँ मरने आई थी? अदिति ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। ऊपर से अपने रुमालों की पोंछ के बाद उसे वापस दे दिया और अपने सवालों का बौछार कर दिया कि क्यों बचाना चाहते थे मुझे, मरने क्यों नहीं दिया? अगर मैं मर जाती तो सारा खेल ही खत्म हो जाता। मेरी वजह से बहुत से लोग बहुत परेशान हैं और मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है सिवाय मौत के। इतना सुनते ही उस आदमी ने अपनी झील सी भरी हुई नीली आंखों से अदिति की तरफ देखा। वो लड़का अदिति की तरफ देखता है और कहता है कि जिंदगी में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका हल ना हो। मरने के सिवा तुम अपनी परेशानी का हल निकालने की कोशिश करो तो हो सकता है कि तुम्हें रास्ता मिल जाए और तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना शुरू कर दो। उस लड़के की बात सुनकर अदिति ने कहा, हाँ, बहुत आसान है ये लेक्चर देना, पर जिसकी ज़िंदगी की परेशानी होती है उसे झेलना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि मैं किस तरह जी रही हूँ। तुम तो बस बोल ही रहे हो ना, जी तो नहीं रहे। उस लड़के ने फिर कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ। क्या पता मैं तुम्हारी परेशानी का कोई हल निकाल दूँ या मेरी वजह से तुम्हारी समस्या का हल हो जाए। अदिति ने कहा, नहीं, मैं किसी अनजान को अपने बारे में नहीं बता सकती। तुम रहने दो और मुझे यहाँ से जाने दो। उस लड़के ने कहा, चलो ठीक है, मैं अजनबी हूँ तो मैं पहले तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, बाद में तुम मुझे अपने बारे में बता देना। और मुस्कुराते हुए अदिति की तरफ देखता है। अदिति भी चुपचाप नज़र नीचे करके बैठी रहती है और वो लड़का अदिति को अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है। वो कहता है कि मेरा नाम कृष्णदत्त है और मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। अदिति ने यह सुनते ही झट से कहा, क्या मथुरा? हाँ, वही के पास तो वृंदावन है, वही मेरा ससुराल है। इतना कहते ही वो चुप हो गई। कृष्णदत्त कहता है कि ससुराल, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? लेकिन अदिति फिर चुप रहती है और अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालती। कुछ देर के इंतज़ार के बाद कृष्णदत्त फिर अपने बारे में बताना शुरू कर देता है और कहता है कि मथुरा में उसका बहुत बड़ा परिवार है, जिसमें उसके दादा दादी, माता पिता, उसकी छोटी बहन, वो उसके बड़े भैया भाभी और उसके बच्चे हैं। वो लोग वृंदावन गए हैं। पूरा वृंदावन कृष्णदत्त के परिवार को, कृष्णदत्त को बहुत अच्छा लगता है। और कृष्ण ने यह भी बताया कि वो कुछ दिन वहाँ रहा भी, जहाँ वो जॉब करता था, लेकिन अभी वो जॉब छोड़कर घर पर बैठा हुआ है। और फिर कुछ समय बीतने के बाद उसे घूमने का मन हुआ तो वो कानपुर घूमने चला आया। कृष्णदत्त ने बताया कि उसके घर में सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। इतना सुनते ही अदिति रोने लगी और कहा कि काश मेरे घर वाले भी मुझे प्यार करते और मुझे अपने साथ ले जाते। कृष्णदत्त, क्यों, तुम अपने घर वालों के साथ नहीं रहती हो क्या? अदिति, क्योंकि वही लोग मुझे भूल चुके हैं और खुद से अलग करके किसी और के घर में मुझे रखा हुआ है, किसी और के परिवार में रखा हुआ है। और थोड़ी देर अदिति यह बोलकर रुक जाती है। फिर वो अपनी सारी बात कृष्णदत्त को बताने लगती है। अदिति वही सारी बात दोहराती है जो वो सबसे बहुत दिनों से, महीनों से बोलती आ रही थी, कि उसकी शादी हो चुकी है और वो वृंदावन की रहने वाली है, उसका पति है, उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं। ये सारी बातें बिल्कुल विस्तार पूर्वक कृष्णदत्त को अदिति बता देती है। कृष्णदत्त ने सब सुनने के बाद बिल्कुल अचंभित हो जाता है। उसको अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है कि एक छोटी सी लड़की जो इतनी बड़ी भी नहीं हुई है कि उसके 2 बच्चे हो सकते हैं। फिर भी कृष्णदत्त ने उसके हाँ में हाँ मिलाया और उसे और समझाने की कोशिश की। कृष्णदत्त ने उससे और सवालात किए, जैसे, हमारी आज की कहानी बस यहीं तक।
आगे की कहानी सुनने के लिए इंतज़ार करिए हमारे अगले एपिसोड का। तब तक के लिए मस्त रहे, खुश रहे और मेरे चैनल पर बने रहें, जिसका नाम है द साइलेंट पेन अनकही कहानियाँ।